क्लास, चलिए भाई सही बच्चे, बस भाई बार बार एक ही बात रिपीट ना करनी पड़ेगी भाई, आप लोगों को शोर नहीं करना है, ठीक है। हर क्लास में एक ही बात ना समझानी पड़े कि 45 मिनट के ढंग से क्लास होती है, उसको तो ढंग से ले लो भाई, ठीक है। हर बार एक ही बात ना बोलनी पड़े। सो इधर शिवम, आशीष, बस भाई देखिए, अगर आप लोग लास्ट क्लास आए हैं, सो आप लोगों को ये क्या आ गया है? जल्दी बैठो भाई, बस 5-10 मिनट में कूलिंग हो जाएगी, एसी चल गया है तो वो वाली दिक्कत नहीं रहेगी। दिख रहा है? क्यों परेशान हो रहे हो? बैठ जाओ। अबे ऐसा कुछ नहीं है, वो गर्ल्स साइड है, बॉयज साइड है, ऐसा कुछ नहीं। चलो हाँ भाई क्लास, बस भाई, या मेरे को वो सिटिंग प्लान भी करना पड़ेगा कि कौन कहाँ बैठेगा, एक बार बता दिया जाए, उसके हिसाब से बैठा जाए। नहीं वो भी, क्योंकि अगर तुम ऐसे करते रहोगे तो एक सिटिंग प्लान बनाना पड़ेगा कि भाई ये ऐसे बैठना है। चलो यार देखो, चलिए ऐसा है, देखिए मैंने ना, अब देखो बिल्कुल मेरे को ना अगले 50 मिनट मेरे को बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए क्लास में, सिर्फ पंखों की आवाज़ रहे और मेरी आवाज़ रहे, बस आप लोगों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ समझने में होगा कि मैं क्या समझा रहा हूँ, क्योंकि मैंने बोला था आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, मतलब सच में कोई टॉपिक ऐसा होने वाला है जो एग्जाम में ज़्यादा आता है और बहुत ज़्यादा काम का टॉपिक है, ठीक है। तो सब बच्चों की नज़रें से बोर्ड पे समझने में लगी हूँ बस कि क्या कराया जा रहा है। दिक्कत लगे आप तब मुझे हैंड रेस करें, पूछे, लेकिन अपनी इधर उधर की बातें आप लोग बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मुझे वो टॉपिक पूरा कराना है ना तो 50 मिनट्स पूरे चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चंस रह जाएंगे, मज़ा नहीं आएगा टॉपिक करने में। चलिए, सो लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को सिखाया था पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, पोजीशन की वजह से उसके पास एनर्जी होती है। जैसे कि ये ब्लॉक ऊपर है तो डेफिनेटली इसके पास कोई जो स्टोर्ड एनर्जी है, जो भी स्टोर्ड एनर्जी होती है बॉडी के पास, उसको हम क्या बोलते हैं? बोलो उसकी पोटेंशियल एनर्जी। जैसे इसके पास जो स्टोर्ड एनर्जी होती है एच हाइट पे कितनी होती है? बोलो mgh। याद आ रहा है? अगर ये ऑब्जेक्ट हमारा एच हाइट पे है तो उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है? mgh। ये डैम में जो पानी रखा हुआ है इसके पास भी एक स्टोर्ड एनर्जी है, मौका मिलेगा तो वो एनर्जी दिखेगी। यहाँ से अगर ये बर्स्ट कर जाए, हटा दिया जाए रास्ता, तो पानी फ्लो करेगा, वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। सेम इस ब्लॉक को मैंने स्ट्रेच कर रखा है, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। अगर मैंने किसी ब्लॉक को कुछ दूरी से स्ट्रेच कर दिया है तो इसमें भी बोलो एक स्टोर्ड एनर्जी है। अगर मैं इस ब्लॉक को ऐसे खींच के यहाँ पर पकड़ के बैठा हूँ, भले ये मोशन नहीं कर रहा, तो मोशन नहीं कर रहा तो काइनेटिक एनर्जी नहीं है, बट इसमें एनर्जी स्टोर्ड है। वो स्टोर्ड एनर्जी बोलो क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। इस तीर को मैंने ऐसे धनुष में लगा के ऐसे खींच दिया, अब मैं पकड़ के बैठा हूं तो स्पीड तो जीरो है, वेलोसिटी जीरो है, काइनेटिक नहीं है, लेकिन इसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी है, भरी हुई एनर्जी। मौका यहाँ पर छोड़ने के साथ ही वो आगे की तरफ जाएगा। सभी सिनेरियोज में आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व करी, वो उसके हाइट पे मैंने पकड़ रखा है, ये यहाँ पकड़ रखा है, यहाँ पकड़ रखा है, सबका स्पीड जीरो है, यहाँ पकड़ रखा है, पानी रुका हुआ है, सब में कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, बट सबके पास एक स्टोर्ड एनर्जी, उसके पास भी स्टोर्ड एनर्जी, इसके पास भी स्टोर्ड एनर्जी, इसके पास भी, इसके पास भी। ये स्टोर्ड एनर्जी बोलो क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। मैंने अब इसके बारे में तो पढ़ लिया कि अगर कोई चीज एच हाइट पे होती है तो उसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी होती है, वो स्टोर्ड एनर्जी बोल रहा हूं उसको बार बार, और वो है वो पोटेंशियल एनर्जी, है ना, उसका अदर नेम बोल सकते हैं। तो जो स्टोर्ड एनर्जी इसके पास है वो कितनी है? बोलो mgh। लेकिन सेम सवाल आपसे करा जाएगी, बताओ जरा, अगर मैं एक स्प्रिंग को, उसके साथ में एक ब्लॉक अटैच है, मैं उसको x दूरी से खींच देता हूं, तो बताओ इसमें कितनी स्टोर्ड एनर्जी होगी? तो आज हम करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। एक खिंची हुई स्प्रिंग के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी, आज हम उसका ड्राइव करने वाले हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो वो सब बातें आज हम करने वाले हैं क्लास के अंदर। कोशिश करेंगे पूरा टॉपिक खत्म हो सके आज की क्लास में। तो टॉपिक रहेगा हमारा, वैसे तो पूरा लिख ही देता हूं, चलो, रीस्टोरिंग फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। ठीक है, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो
सही है भाई, टॉपिक समझ में आ रहा है क्या चलने वाला है? चलो अब देखिए करते क्या है, हम लोगों ने क्या करा, हमारे पास एक सिस्टम है कुछ इस तरह का, जिसमें मैंने यहां पर एक स्प्रिंग के साथ में एक ब्लॉक को यहां पर अटैच कर रखा है। ये बिल्कुल इसकी नॉर्मल पोजीशन जिसमें ये रखा गया है। तो इस समय ना इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी है और ना ही इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है ना, बिकॉज जो नॉर्मल सिचुएशन में स्टेबल पोजीशन पे रखा हुआ है वैसे रखा हुआ है। लेकिन अब मैं इसको कुछ दूरी से खींच दूंगा, इसलिए मैं 2 डायग्राम बनाऊंगा ताकि आपको पता लगे कि हाँ कब स्ट्रेच कर रखा है। तो अब मैं इसको खींच के बोलो यहां ले गया। अब देखिए एक छोटा सा प्रॉब्लम भी आने वाला है ड्यूरिंग द टॉपिक, बीच में थोड़ा सा इंटीग्रेशन वाला पार्ट आएगा। जिसने करा हुआ कैलकुलस पहले उसको आता होगा, जिसको मैंने बोला था वीडियोस कवर कर लेना, लगभग 7 दिन से ऊपर हो चुका है, आप लोगों ने करी होंगी तो आपको वो कैलकुलस वाला पार्ट बढ़िया समझ में आएगा। नहीं करी होगी तो फिलहाल रटना पड़ेगा, वो 2 से 3 स्टेप का, बीच में 2 से 3 स्टेप रटने पड़ेंगे। तो ये अब मैंने आपको बोला था कि आपको धीरे धीरे चीज़ें पिछली कवर करनी है, ठीक है। नहीं करी है तो बता दूंगा कैसे करना है, बस उसको फिलहाल थोड़ा दिक्कत तो आएगा। लेकिन तो मुझे तुम ये बताओ, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक को मैंने यहाँ से बोलो क्या कर दिया, इस पोजीशन से खींच के बोलो कहाँ ले गया, उस पोजीशन पर ले गया। लेट इट बी कि मैंने इसको कितनी दूरी से स्ट्रेच किया हुआ है, x दूरी से स्ट्रेच करा हुआ है, ठीक है। तो तुम मुझे बस ये बताओ, अगर मैं इसको ऐसे खींचता हूं तो आपको क्या फील होता है? आपको ऐसा फील नहीं होता कि ये स्प्रिंग आपको अंदर की तरफ खींच रही है? सेम ऐसा वैसे उधर भी हुआ था, जब मैं एक ब्लॉक को ऊपर की तरफ लेके जा रहा था तो मुझे फील हो रहा था कि ब्लॉक नीचे की तरफ को इसको खींच रहा है। तो वैसे ही जब मैं इसको आगे की तरफ खींच रहा हूं तो मुझे पीछे की तरफ स्प्रिंग खींच रही है। उसमें ग्रेविटी खींचती है मुझे नीचे की तरफ जब मैं ब्लॉक को ऊपर लेके जाता हूं, और जब मैं इसको आगे लेके जाता हूं तो पीछे की तरफ बोलो कौन खींचती है? स्प्रिंग खींचती है। स्प्रिंग, यहां पर स्प्रिंग खींचेगी। तो स्प्रिंग के अंदर ना एक रीस्टोरिंग फोर्स पैदा होता है जब हम उसको बोलो क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं। तो ये बात कही थी हुक्स लॉ ने, हुक्स ने ये वाली बात कही थी। तो मैं आपको बता देता हूं, ये जो पूरा हम पढ़ने वाले हैं ये हुक्स का दिया हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, ध्यान देना बच्चों, व्हेन a spring या when a block attached to spring is stretched और compressed। अच्छा, स्ट्रेच करें चाहे कंप्रेस करें, मैं चाहे खींचूं चाहे इसको दबाऊं, दोनों ही सूरत हाल में मुझे बताओ जरा क्या होगा, इसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स पैदा हो जाएगा। रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब होता है जो चीजों को रीस्टोर करे। रीस्टोर मतलब वापस पहले जैसा करे। मैं इसको आगे की तरफ खींच के लेके गया, मुझे बताओ जो स्प्रिंग के अंदर फोर्स पैदा हुआ है उसको कहां लेके आने की कोशिश कर रहा है, वापस। मैं जब इसको अंदर की तरफ दबाऊंगा, अंदर की तरफ दबाऊंगा तो मुझे बताओ रीस्टोरिंग फोर्स कहां की तरफ काम करेगा, बाहर की तरफ। बिल्कुल मत लिखो यार, लिखने का बहुत थोड़ा सा ही होता है क्लास में, आप बस समझने पे ध्यान दो। इसीलिए तो ये पैनल लिया है कि भैया आप लोगों को क्लास में लिखने का लफड़ा ना रहे। व्हाइट बोर्ड पे प्रॉब्लम थी, लिखते थे, नोट करने का समय देना पड़ता था, चीज़ें कम हो पाती थी। अब तो सब कुछ मिल जाता है ना, तो आप लोग बस बोर्ड पे समझा करो, नोट घर पे करा करो, डबल टाइम हो जाएंगी चीज़ें। मैंने बोला कि मैं इस ब्लॉक को बाहर की तरफ खींचूंगा, सब बचा था ना, बाहर की तरफ खींचूंगा तो मुझे बताओ जरा स्प्रिंग कहाँ की तरफ फोर्स लगाएगी, अंदर की तरफ। महसूस होगा आपको कि अंदर की तरफ एक रीस्टोरिंग फोर्स पैदा हो रहा है। व्हाई इट इज नेम्ड एज अ रीस्टोरिंग फोर्स? क्योंकि वो फोर्स इस कॉन्फ़िगरेशन को वापस से रीस्टोर करने की कोशिश कर रहा है। बोलो क्लियर है कि नहीं? अच्छा, अगर आपने इसको अंदर की तरफ दबाया तो रीस्टोरिंग फोर्स कहां की तरफ काम करता है, बाहर की तरफ, तो वो उसको वापस अपनी जगह पे लेके जाने की कोशिश करता है। इसीलिए उसका नाम क्या है, बोलो रीस्टोरिंग फोर्स। जिस दिशा में आप फोर्स लगाएंगे हमेशा रीस्टोरिंग फोर्स उसके विपरीत काम करता है। आपने फोर्स लगाया यहां पर तो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड इन द स्प्रिंग होगा अपोजिट दिशा में। इसको मैं एफएस लिखता हूं, एफएस का मतलब है रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप इन द स्प्रिंग, फोर्स इन द स्प्रिंग, फोर्स इन द स्प्रिंग। तो हुक्स क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, व्हेन ए ब्लॉक अटैच्ड टू स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड, या तो वो स्ट्रेच हो या बोलो क्या हो, स्ट्रेच मतलब खींचा जाए, या कंप्रेस मतलब दबाया जाए, देन अ रीस्टोरिंग फोर्स इज डेवलप्ड इन अ स्प्रिंग which is directly proportional to the displacement x of the block attached to spring। समझिए भाई इसने क्या कहा, इसने कहा कि जब भी हम किसी स्प्रिंग को
खींचेंगे या कंप्रेस करेंगे, दोनों सूरत हाल के अंदर स्प्रिंग में एक रीस्टोरिंग फोर्स पैदा हो जाएगा। बोलो मानते हो कि नहीं मानते? मैं जो इसको खींचूं चाहे मैं इसको दबाऊं, खींचूंगा तो भी रीस्टोरिंग फोर्स पैदा होगा, दबाऊंगा मैं तो भी रीस्टोरिंग फोर्स पैदा होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? और कहता है कि वो जो रीस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग में पैदा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितना मैंने डिस्प्लेसमेंट करा है उस ब्लॉक का जो स्प्रिंग से अटैच है। मतलब कि अगर मैं इसको 1 यूनिट खींचूंगा, आप बताओ तब ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स पैदा होगा या जब 2 यूनिट खींचूंगा? 3 यूनिट पे और ज्यादा, 4 यूनिट पे। जितना ज्यादा खींचूंगा उतना ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स बोलो क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ डेवलप हो जाएगा। सबको क्लियर होती है कि नहीं होती है बात? तो गाइस एक बात बड़ी सिंपल सी है जो मैं अब लिखने वाला हूं कि जो फोर्स डेवलप्ड इन द स्प्रिंग होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बोलो किसके? एक्स के। एक्स बोलो क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग। जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा बोलो क्या? रीस्टोरिंग फोर्स। ये होती है बच्चों रीस्टोरिंग फोर्स। ध्यान से सुनते चलिए भाई, टॉपिक में बिल्कुल बने रहना पड़ेगा अगर बहुत अच्छे से इस टॉपिक को कमांड में लेना चाहते हो। ये आता है एग्जाम के अंदर, ध्यान रखना। तो मैंने अगर इसको जितना ज्यादा खींचा, हायर द एक्स हायर विल बी द रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड इन द स्प्रिंग। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? अच्छा, अब एक और बड़ी जरूरी चीज है, प्रोपोर्शनैलिटी के बाद हमेशा एक कांस्टेंट आता है, ठीक है? सो यहां पर भी एक कांस्टेंट आता है, लेकिन मैं उससे पहले आपसे एक बात करना चाहता हूं बच्चों। आप मुझे बस एक बात बताओ, मेरे पास ना 2 स्प्रिंग है। ये वाली स्प्रिंग है थोड़ी सी बच्चों सॉफ्ट स्प्रिंग है, ये वाली स्प्रिंग मेरे पास थोड़ी सॉफ्ट स्प्रिंग है। सॉफ्ट का मतलब है थोड़ी पतली स्प्रिंग है, जैसे आपके उतनी पतली तो नहीं, लेकिन मान लेते पेन के अंदर एक पतली सी स्प्रिंग होती है, आप लोगों ने देखी है ना, उसको मैं सॉफ्ट स्प्रिंग का नाम दे रहा हूं। और बहुत हार्ड या स्टिफर स्प्रिंग की बात करूं तो गाड़ी के अंदर भी एक स्प्रिंग होती है ना, वो स्प्रिंग जिसको सस्पेंशन आप वो बोल देते हैं, बेसिकली शॉकर बोल देते हैं, तो वो भी एक स्प्रिंग ही है, वो भी क्या है बोलो? स्प्रिंग है। तो मैं एक बहुत सॉफ्ट और एक बहुत हार्ड स्प्रिंग की बात कर रहा हूं, तो आप बीच में रेंज कहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक बात सॉफ्ट स्प्रिंग है और एक बोलो क्या है? हार्ड स्प्रिंग है। ऐसा करते हैं, ये थोड़ी सी हार्ड स्प्रिंग है। चलिए अब मेरा आपसे एक सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। एक सॉफ्ट स्प्रिंग है और एक मेरे पास हार्ड स्प्रिंग है, हार्ड स्प्रिंग है। अच्छा आपसे मेरा एक सवाल है, कौन सी स्प्रिंग ज्यादा इजीली खींच जाती होगी? सॉफ्ट। हार्ड को खींचने में थोड़ा सा क्या लगता होगा? ताकत ज्यादा लगती होगी। ताकत ज्यादा क्यों लगती होगी? बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हार्ड स्प्रिंग ना खींचते वक्त अंदर रीस्टोरिंग फोर्स भी क्या बनाती होगी? ज्यादा बनाती होगी, तो मुझे वो आगे बढ़ने नहीं देती होगी। बिकॉज जब मैं इसको आगे खींचता हूं पीछे की तरफ मुझे स्प्रिंग बोलो क्या करती है? रीस्टोरिंग फोर्स लगाती है। अपोजिशन में फोर्स लगाती है कि नहीं लगाती? तो मेरी बात को अच्छे समझने की कोशिश करना। अगर मैं इसको यहां से कुछ यूनिट्स तक खींच लाता हूं, यहां ले आता हूं, और इसको भी मैं उतना ही खींच लाता हूं, जितना मैंने इस केस में एक्सटेंशन किया उतना ही मैंने इस केस में भी एक्सटेंशन किया, जितना मैंने सॉफ्ट स्प्रिंग में ब्लॉक को आगे खींचा उतना ही मैंने हार्ड स्प्रिंग के केस में भी ब्लॉक को आगे खींचा। आपसे मेरा सवाल है, क्या दोनों में रीस्टोरिंग फोर्स एक जैसा बनेगा? बड़ा सिंपल सवाल है, मेरे को लगता है 8वीं 9वीं क्लास का बच्चा भी इसको सोच के एकदम आंसर कर देगा कि सर आप बोल रहे हैं कि एक सॉफ्ट स्प्रिंग है, एक हार्ड स्प्रिंग है, सॉफ्ट को भी मैंने 3 यूनिट से खींचा, हार्ड को भी 3 यूनिट से खींचा, तो सर दोनों में एक जैसा रीस्टोरिंग तो नहीं पैदा होगा। हाँ मान लेते हैं जितना खींचते हैं उतना रीस्टोरिंग पैदा होता है। अक्षरा जितना ज्यादा खींचेंगे उतना ज्यादा बोलो क्या पैदा होगा? रीस्टोरिंग। लेकिन दोनों में ही मैंने 3-3 यूनिट खींचा है, दोनों में रीस्टोरिंग मुझे लगता है सेम पैदा होगा। लेकिन क्या लगता है आपको, सेम होगा? सॉफ्ट वाली स्प्रिंग में आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा कम रीस्टोरिंग पैदा होगा, और हार्ड वाली में उसी 3 यूनिट खींचने पे रीस्टोरिंग? आप ये महसूस कैसे कर सकते हैं? एक बार एक सॉफ्ट स्प्रिंग के साथ ब्लॉक को जोड़ो, एक बार हार्ड स्प्रिंग के साथ, दोनों को खींचो, आप पाओगे हार्ड वाली आपको ज्यादा ताकत से अंदर की तरफ खींच रही है और सॉफ्ट वाली उतनी ताकत से। सॉफ्ट वाली को ऐसे पकड़ के खींच देते हो, खींचने के बाद भी उतना रीस्टोरिंग नहीं बनता ना, महसूस भी नहीं होता अपने हाथों पे। लेकिन हार्ड स्प्रिंग को अगर आप ऐसे खींचोगे तो मुझे बताओ जरा, हार्ड स्प्रिंग आपको अंदर की तरफ खींचेगी। तो मतलब क्या है इसका, जरा बताएंगे आप लोग? एक बात तो बोलेगी कि रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है किसके ऊपर? बोलो जितना ज्यादा एक्सटेंशन करते हैं। लेकिन मैंने बोला अगर दोनों में एक्सटेंशन सेम है तो क्या रीस्टोरिंग फोर्स सेम होगा? आप लोग यस या नो करिए। नहीं ना, क्यों नहीं होगा बताओ जरा? क्योंकि सर एक सॉफ्ट और एक बोलो क्या है? हार्ड। इसका मतलब स्प्रिंग का नेचर भी डिसाइड करता है कि रीस्टोरिंग फोर्स ज्यादा बनेगा या कम बनेगा। वो सॉफ्ट है या बोलो क्या है? हार्ड। तो इसका मतलब रीस्टोरिंग फोर्स में एक स्प्रिंग का फैक्टर भी आना चाहिए बच्चों, एक स्प्रिंग का फैक्टर भी आना चाहिए। और वो जो स्प्रिंग का फैक्टर है वो कौन सा है बच्चों? यहां पर आया बच्चों के, इसको के बोलते हैं। ये के क्या होता है मैं आपको पूरा एलेबोरेट करूंगा, बस आप लोगों को अच्छे से सुनना है। ये के होता है बच्चों स्प्रिंग कांस्टेंट, ये होता है बच्चों स्प्रिंग कांस्टेंट। ये जिस बच्चे को अच्छे समझ में आएगा ना, टॉपिक क्लियर उसी को होएगा भाई। स्प्रिंग कांस्टेंट जिसको अच्छे समझ में आएगा। अब ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है किस पे डिपेंड करता है? मैं लिख देता हूं, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ स्प्रिंग। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ स्प्रिंग। ये स्प्रिंग के नेचर पे डिपेंड करता है। और इसका लॉजिकल मीनिंग क्या होता है के का, मैं आपको बताता हूं।
जैसे कि मेरे पास एक सॉफ्ट स्प्रिंग एक हार्ड स्प्रिंग है, मैं सीधा बिना समझाए ना कुछ बात लिखता हूं यहां पर, आप देखना जरा। आप दुकानदार से ही सॉफ्ट स्प्रिंग भी लेके आए, हार्ड स्प्रिंग भी लेके आए, और दुकानदार ने कहा जो सॉफ्ट स्प्रिंग है ना भाई, इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ना, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 20 न्यूटन पर मीटर, और जो इस वाले का स्प्रिंग कांस्टेंट ना हार्ड वाले का वो है 50 न्यूटन पर मीटर। तो मैं तुम्हें पहले इसका मतलब ही समझा देता हूं। आप दुकान पे गए, आपने कहा दुकानदार से कि मुझे कुछ स्प्रिंग चाहिए, आपने बोला 2 क्वालिटी की दे देना, एक सॉफ्ट दे देना और एक हार्ड दे देना। तो बोला कितनी सॉफ्ट, तो आपने कहा स्प्रिंग कांस्टेंट के हिसाब से दे दो। तो कहता है कि एक आपको स्प्रिंग ऐसे दे रहा हूं जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 20 है, और एक आपको ऐसे दे रहा हूं जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट बोलो कितना है 50। अब स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट जरा देखो मैंने क्या लगाई, न्यूटन पर मीटर। क्या लगाई बोलो, और ये मैंने कहां से बनाई है सब बच्चे एक बार देखना। अगर आप इसमें से फॉर्मूला निकालें के का, तो मुझे बताओ के कितना आएगा, बोलो F/x। अरे बच्चों के क्या आएगा बोलो। अब मुझे तुम ये बताना F क्या है, बताओ जरा, रीस्टोरिंग फोर्स क्या है बोलो, और X बोलो क्या है, कितना मैंने डिस्प्लेसमेंट करा। तो ये आपको बताता है कि कितना रीस्टोरिंग फोर्स पैदा होता है इतनी डिस्प्लेसमेंट पे। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। जिस दुकानदार ने आपको कहा कि ऊपर वाली स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट 20 न्यूटन पर मीटर है, वो आपको बस ये कहना चाहता है कि अगर ये स्प्रिंग 1 मीटर खींचेगी, कितना खींचेगी बोलो 1 मीटर, यानी 1 यूनिट डिस्टेंस खींचेगी। आशु लिखो मत, ये स्प्रिंग जब 1 यूनिट डिस्टेंस खींचेगी तो ये अपने अंदर कितना रीस्टोरिंग फोर्स पैदा करती है 20 न्यूटन का। और ये वाली जिसका 50 है ना, वो 1 मीटर ही खींचने पर कितने का रीस्टोरिंग पैदा करेगी बोलो 50 न्यूटन का। जो हार्ड वाली होगी वो सेम 1 मीटर खींचने में 50 न्यूटन रिस्टोरिंग पैदा कर रही है, और जो सॉफ्ट वाली है वो 1 मीटर खींचने में मात्र 20 कर रही है। जो इससे भी ज्यादा हार्ड होगी उसका हो सकता है स्प्रिंग कांस्टेंट 100 का हो। अब मुझे बताओ अगर स्प्रिंग कांस्टेंट 100 का है तो क्या मतलब है उसका, कि वो 1 मीटर खींचने पर कितने का रिस्टोरिंग पैदा करती है 100 का। दैट व्हाट विल द स्प्रिंग कांस्टेंट टेल्स यू। आपको स्प्रिंग कांस्टेंट बताने की क्या कोशिश करता है वो समझिएगा। स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब ये फिक्स वैल्यू होती है कि हर 1 मीटर खींचने पर उसमें इतना रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हो जाएगा। तो अगर इस स्प्रिंग का 20 है, स्प्रिंग का 50 है, तो मतलब समझो क्या है, मतलब ये है सर कि पहले वाली स्प्रिंग को 1 यूनिट खींचूंगा तो 20 का रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होगा, इसको 1 यूनिट खींचूंगा तो 50 का पैदा होगा। अरे नहीं आया समझ। अब सवाल मुझे एक छोटी सी बात बताता हूं, के क्या बता रहा है, दोबारा बताओ के क्या बता रहा है। के डिटरमाइंस द restoring force developed in the spring when we displace the block by the spring by the 1 unit distance। 1 यूनिट से खींचा तो कितना रीस्टोरिंग फोर्स बना, बताओ के। अरे के क्या बताता है फिर बताओ, के डिटरमाइंस द रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप इन द स्प्रिंग फॉर 1 यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे बताओ 2 यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना रीस्टोरिंग पैदा होगा 2k। 3 यूनिट के लिए बोलो कितना होगा, तो x यूनिट्स के लिए बोलो कितना होगा। अब फॉर्मूला समझ में आ गया, y रीस्टोरिंग फोर्स इज द फॉर्मूला ऑफ kx। व्हाट डज के डिटरमाइंस, के आपको बताता है कि जब 1 यूनिट डिस्प्लेस होगी कोई चीज तो उसमें कितना रीस्टोरिंग बनेगा, के आपको ये बताता है। तो अगर 1 यूनिट के लिए के होता है जैसे 20 होता है, तो अगर मैं बोलूं अच्छा इसी स्प्रिंग का बताना मुझे, सब बच्चे बताओ इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट 20 है, बताओ अगर मैं इसको 3 यूनिट से डिस्प्लेस कर रहा हूं तो कितना रीस्टोरिंग बन रहा है 60। कितना आसान है यार, कहां मुश्किल है, मुश्किल लग रहा है वाला पॉइंट। अच्छा इसको बताओ 3 यूनिट डिस्प्लेस करूंगा तो कितना बनेगा, बस मिल गया आप लोगों को आंसर। जिनको पता है 60 उसमें 150 वो समझ गए टॉपिक क्या चल रहा है, उनको ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। जो ध्यान नहीं दे रहे उनको नहीं आएगा समझ में। तो एक सिंपल सी बात है कि स्प्रिंग कांस्टेंट आप लोगों को पता है स्प्रिंग कांस्टेंट क्या बताता है, और x आपको बता दिया कि जितना x होगा उसके अकॉर्डिंगली रिस्टोरिंग फोर्स बन जाएगा। सबको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, मयंक आगे बात समझ में। फॉर सॉफ्टवेयर स्प्रिंग्स जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, कम होगा, और फॉर स्टीफर या हार्ड स्प्रिंग बोलो क्या होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा। यहां तक में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे जल्दी बताओ। सबको क्लियर है भाई, ठीक है। अच्छा तो मैं यहाँ पर कुछ चीजें लिख रहा हूँ, जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नोट तो गया, आप कर रहे हैं नोट कर लो कुछ, क्योंकि मैं कुछ चीजें मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर।
चलो भाई, क्लास क्लास प्लीज, बातें करने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई चलिए, तो मुझे बस ये बताओ, तुम्हारे को जो एक फॉर्मूला रीस्टोरिंग फोर्स का लिखा हुआ के एक्स, सबको क्लियर है? और के एक्स में मैंने यहां पर कुछ लिखा है, जरा बताओगे? स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ए स्प्रिंग, यानी एक स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है यानी के, वो क्या बताता है? इट इज इक्वल टू द रीस्टोरिंग फोर्स। इट इज इक्वल टू द, मतलब ये कुछ और नहीं, ये भी एक तरह का फोर्स ही है, स्प्रिंग का ही फोर्स है, बट ये वो वाला फोर्स है जब स्प्रिंग को कितना डिस्प्लेस कराता है? 1 यूनिट। किसी भी स्प्रिंग को 1 यूनिट डिस्प्लेस करने में उसमें जो रीस्टोरिंग फोर्स पैदा होता है वही उसका बोलो क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। आप दुकान पे जाएंगे, आपको मान लीजिए स्प्रिंग लेते हैं और उस स्प्रिंग का आपको स्प्रिंग कांस्टेंट दिए हुए, तो आप समझेंगे उसकी वैल्यू क्या बताना चाह रही है। किसी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट 30 है, इसका क्या मतलब है कि अगर मैं उसको 1 यूनिट खींचूंगा तो उसमें कितना रीस्टोरिंग पैदा होगा? 30 का पैदा होगा। अब मैं 10 यूनिट खींचूंगा 300 का पैदा होगा, 12 यूनिट खींचूंगा 360 का पैदा होगा, डिपेंडिंग कि जितना ज्यादा एक्सटेंशन कर रहा हूं। क्लियर है कि नहीं? बट व्हाट डज के डिटरमाइंस टू यू, क्या वो आपको क्लियर हो गया? पक्की बात है, सही है भाई। और के का वैसे फॉर्मूला ने ऐसे बनाया गया कि के बराबर बोलो क्या है वैसे? एफ बाई एक्स। तो मुझे बताओ, अगर मैं एक्स को 1 रख दूं, एक्स को बोलो कितना रख दूं? सोचो ना, एक्स को 1 मतलब 1 यूनिट डिस्प्लेसमेंट करूं तो मेरा के किसके बराबर आएगा? बोलो एफ के। के एफ के बराबर आने का मतलब ये है, स्प्रिंग कांस्टेंट is equal to the restoring force. Spring constant is equal to the restoring force when the displacement of the spring is 1 unit. अगर मैं स्प्रिंग के डिस्प्लेसमेंट को 1 यूनिट करूंगा तो उस समय जो रीस्टोरिंग फोर्स पैदा होता है वही बोलो उसका क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट। ये वैसे मैथमेटिकल टर्म्स में मैंने बता दिया, हालांकि लॉजिकल टर्म्स में मैं आपसे ऑलरेडी बात कर चुका हूं। एक लास्ट बात बस मैं आपसे करना चाहूंगा, इस फॉर्मूले मैंने यहां पर, आपने जब स्कूल में पढ़ा होगा तो यहां पर माइनस लगाया होगा टीचर्स ने, इस फॉर्मूले में माइनस लगाया होगा। कोई बच्चे ने अभी तक देखा होगा तो सोच रहा होगा माइनस क्यों लगा रहे सर। ये माइनस सिर्फ इसलिए कहना चाह रहा है कि जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है ना, जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है स्प्रिंग का, वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में होता है। आप मुझे बताओ, डिस्प्लेसमेंट कहां पर कर रहे हो? सामने। रीस्टोरिंग फोर्स कहां बन रहा है? पीछे। आप डिस्प्लेसमेंट कहां कर रहे हो? अंदर। तो रीस्टोरिंग कहां बन रहा है? बाहर। तो हमेशा ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए यहां पर माइनस का साइन आता है। बिकॉज वेक्टर्स के अंदर आप लोग जानते हैं, ये वेक्टर है वो वेक्टर है, अगर ये इधर है तो वो फोर्स इधर है, तो बोलो कैसा आएगा? माइनस का साइन आएगा। बस अपोजिशन को दिखाने के लिए यहां पर किसका साइन आता है? माइनस का साइन आता है। ऐसा वर्क डन में भी आप लोगों ने नेगेटिव करा था वैसे, कि चीजें फोर्स इधर था, डिस्प्लेसमेंट उधर थी तो नेगेटिव आ गया था। दो चीजों को अपोजिशन दिखाने के लिए नेगेटिव करके। हाँ बोलो, सॉफ्ट और हार्ड ही मिलेगा आप लोगों को। अच्छा, मैंने यहां पर एक चीज लिखी है, सॉफ्ट स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कम होता है और हार्ड स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होता है। क्या ये तुम्हें समझ में आ रहा है? मतलब लविश क्लियर है? सॉफ्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट कम होने का मतलब क्या है? अरे मैंने सॉफ्ट स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कम होता है सर। सॉफ्ट स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कम होने का मतलब वो अपने अंदर कम रीस्टोरिंग फोर्स पैदा करते हैं 1 यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए। क्लियर है कि नहीं? और हार्ड स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है, इसका मतलब ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स पैदा करता है 1 यूनिट। अब सब बच्चे 1 मिनट का समय लेके इसको देख लो कि तुम्हें इसमें कोई डाउट है तो पहले मुझे जल्दी से पूछो भाई, जल्दी से, और देख लो इसको, फिर मैं तुमसे कुछ पूछूंगा अभी। आदर्श, इस पे ध्यान दो। कुल मिला के बस ये फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला जिसको आता है, के का मतलब पता है, अभी तक की सारी बातें क्लियर है, क्योंकि बाकी चीजें बड़ी लॉजिकल है यार। ये 8वीं क्लास के बच्चों को पता है, स्प्रिंग को बाहर खींचूंगा तो अंदर रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होगा। कितना पैदा होगा वो सिखाया आपके 11th क्लास में आप लोगों को। कितना पैदा होगा बोलो? के एक्स। मैग्नीट्यूड पे ध्यान दो, माइनस माइनस डायरेक्शन से बस। कितना रिस्टोरिंग किसी भी स्प्रिंग में पैदा होता है जब उसको हम एक्स यूनिट से खींचते हैं? बोलो के एक्स। सर के क्या है? बोलो सर, के हर स्प्रिंग की एक ऐसी वैल्यू होती है जो आपको बताती है कि उसमें कितना रिस्टोरिंग पैदा होता है 1 यूनिट डिस्प्लेस करने पे। तो 2 यूनिट डिस्प्लेस करने पे कितना होगा? 2k। 3 यूनिट पे कितना? 3k। तो x यूनिट पे कितना होगा? x k। फॉर्मूला वाला लॉजिकल सा है सर। क्लियर होता है कि नहीं होता? अगली बात करें फटाफट से, तो मुझे तुम फटाफट से एक बात का जवाब दो, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराने वाला हूं। अगर एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट 50 है, कितना है बोलो? 50। स्वास्तिक बताएगा मुझे। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट 50 है, तो तुम्हें स्वास्तिक ये बताना है कि अगर मैं इसको 6 यूनिट से डिस्प्लेस कर दूंगा तो इसमें कितना रीस्टोरिंग पैदा होगा? बड़ा सिंपल क्वेश्चन, 300 का, है ना? क्योंकि 50 बताता है कि 1 यूनिट के लिए 50 यूनिट का रीस्टोरिंग पैदा होगा, तो 6 के लिए कितना होगा बोलो? 50 इंटू में 6, 300 हो जाएगा। सबको क्लियर हो गया? रीस्टोरिंग फोर्स पे कोई डाउट नहीं, हमारा आधा टॉपिक हो चुका बच्चों।
आधा टॉपिक हो चुका है, आधा अभी भी बचा हुआ है। किस चीज का बोलो? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्ट्रेच स्प्रिंग। जब मैंने स्प्रिंग को खींचा है तो बोलो उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होगी कि नहीं होगी? तो मुझे तुम ये बताओ सब बच्चे, यहां पर मैंने ब्लॉक को पकड़ रखा है, इधर अंजलि, अगर मैंने इस ब्लॉक को यहां पर मैंने होल्ड कर रखा है, ध्यान देना, इस जगह पर, तो क्या इसमें स्टोर्ड एनर्जी नहीं है ना? तो वो कितनी स्टोर्ड एनर्जी, अगर तुमने x यूनिट से खींचा तो कितनी स्टोर्ड एनर्जी है, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। क्लियर है कि नहीं? चलिए इसको करके देखते हैं एक बार, आ जाइए। तो यहां मैं तुम्हें ड्राइव कराने वाला हूं और ये एग्जाम में आता है, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। बच्चे कहेंगे सर तो कैलकुलस का इस्तेमाल नहीं हुआ, आइए मिल जाएगा अब कैलकुलस का इस्तेमाल। तो मुझे तुम ये बताओ, क्लास बातें नहीं यार, हाँ बोलो। ये वाली कोइलिंग पे नहीं नहीं नहीं, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्प्रिंग पे फर्क पड़ेगा, कितनी स्प्रिंग्स हैं इस पे फर्क पड़ सकता है। चलो भाई क्लास, अब तुमसे मेरा सवाल क्या है, अगर मैंने इस ब्लॉक को यहां से खींच के वहां कर दिया, मतलब कितनी दूरी खींची बोलो? x दूरी, तो ऑब्वियस सी बात है इस ब्लॉक में एक एनर्जी स्टोर्ड है, बोलो है कि नहीं? फॉर्मूला चलो पहले बता देता हूं, इसका फॉर्मूला जो है, करेंगे ड्राइव, चिंता मत करिए। इसके अंदर अगर मैं x यूनिट से इसको खींचता हूं तो जो इसमें पोटेंशियल एनर्जी बनती है, जिसको मैं u से डिनोट कर रहा हूं, या आप सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी लिख लीजिए, तो उसका फॉर्मूला आता है, किसी को पता है? हाफ kx स्क्वायर, mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी यार, हाफ kx स्क्वायर। अब सुन लीजिए क्लास 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 प्लीज यार, देखो भाई ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, हमें इसको खत्म करना है और मैं चाह रहा हूं कि एक न्यूमेरिकल भी हो जाए, कम से कम एटलीस्ट बेसिक न्यूमेरिकल हो जाए, मुश्किल वाला नेक्स्ट में कर लेंगे चाहे, लेकिन आप पूरी बात सुनो क्लास इधर। तो अगर मैंने एक ब्लॉक को जो स्प्रिंग से अटैच है x यूनिट खींच दिया है, तो इतना तो आपको लगता है ना उसमें एनर्जी स्टोर्ड है। जैसे एक ब्लॉक को मैं h हाइट पे ले गया तो एनर्जी स्टोर्ड है, ऐसे इसको मैंने खींच दिया तो बोलो एनर्जी स्टोर्ड है कि नहीं? वो कहता है कितनी एनर्जी स्टोर्ड है? वो कहता है हाफ kx स्क्वायर। कितना बोलो? मतलब जितना ज्यादा खींचा मतलब x जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। बिल्कुल सही बात है कि नहीं? थोड़ा सा खींचूंगा तो थोड़ी एनर्जी स्टोर होगी, ज्यादा खींचूंगा तो और ज्यादा, खींचूंगा तो और ज्यादा। तो जितना ज्यादा मैंने इसको खींचा उतना ज्यादा बोलो उसमें क्या है? बोलो पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, बताओ सॉफ्ट स्प्रिंग के अंदर ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी या हार्ड में? हार्ड में ना, क्योंकि हार्ड को मैंने अगर 5 यूनिट खींच दिया, सॉफ्ट को भी 5 यूनिट खींचा, तो पता लग रहा है कि हार्ड वाली ना एकदम से अंदर खींचना चाह रही है। मतलब हार्ड वाली में जो स्टोर्ड एनर्जी है बोलो क्या है? ज्यादा है। हार्ड वाली का जो के होता है बोलो क्या होता है? ज्यादा होता है। तो जितनी भी स्प्रिंग जिनका के ज्यादा होगा, के ज्यादा होने का मतलब बोलो क्या? हार्ड। जो स्प्रिंग्स हार्ड होंगी उनमें पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होंगी? बोलो ज्यादा होंगी। तो स्प्रिंग के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी बनेगी जब मैं उसको खींचूंगा, ये दो बातों पर डिपेंड करता है, एक मैंने कितना खींचा और एक उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है। वैसे तो मेन बात मैं आपको बताऊं, फॉर्मूला मेन याद होना चाहिए, बिकॉज उसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है, फॉर्मूला आपको पता है काम बन जाएगा। लेकिन अगर ड्राइव आया, अब जिनको कैलकुलस आता है उनको ड्राइव मुश्किल नहीं लगेगा, जिनको कैलकुलस नहीं आता कुछ बच्चे रट लेते हैं भाई, तो कोई ड्राइव इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप लोग, वैसे ड्राइव समझाया जाएगा आप लोगों को, लेकिन ड्राइव इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर ड्राइव का खास महत्व होता नहीं। अगर आपको कॉन्सेप्ट पूरा आता है, टॉपिक पूरा पता है अच्छे से, तो काम चल जाएगा सारा कुछ इससे, ठीक है। लेकिन ड्राइव करने जाना पड़ेगा हमें। आ जाओ सब बच्चे। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, अभी जब मैं तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी mgh कराया था, कौन बच्चा बताएगा कैसे निकाली थी वो mgh? प्रोसेस बताएगा कोई बच्चा क्लास में? जब मैंने किसी चीज को h हाइट ऊपर उठाया था तो मैंने बोला था उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर्ड है? mgh। कौन बच्चा बताएगा कैसे निकाला था? नहीं, प्रोसेस क्या था उसके पोटेंशियल एनर्जी को निकालने का? वर्क डन। हमने देखा था किसी भी चीज को के ऊपर जितना काम किया जाता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी। जितना ज्यादा आप उसके ऊपर काम करते हैं उतनी ज्यादा बोलो क्या बनती है? पोटेंशियल एनर्जी। भाई पढ़ नहीं रहे हो तुम लोग, मुझे दिख रहा है, ये देख रहे हो? जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ वर्क डन करेंगे, तो मैंने कितना फोर्स लगाया था उसको उठाने में? mg, क्योंकि mg का नीचे फोर्स, तो कितना फोर्स लगाया? mg। अच्छा, कितना डिस्प्लेस करा था? h, क्योंकि h हाइट ऊपर ले गया था, तो मैंने कहा फोर्स लगाया mg, डिस्प्लेस करा h, हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क बी डन? mgh। सो मुझे तो mgh वर्क डन किया, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इसमें? mgh। तो मुझे बस ये देखना है कि मुझे इस स्प्रिंग को यहां तक खींचने में, x यूनिट खींचने में कितना काम करना पड़ा। जितना काम करना पड़ा उतनी ही बोलो इसमें क्या होगी? एनर्जी स्टोर। क्लियर है कि नहीं?
समझ नहीं आ रहा सर। लेकिन अब एक बड़ी दुविधा है यहाँ पर, ये केस उसकी तरह उतना सिंपल नहीं है, बिकॉज जब मैं किसी ब्लॉक को लिफ्ट करता हूँ ना, ढंग से सुनना, जब मैं किसी ब्लॉक को लिफ्ट करता हूँ तो ब्लॉक पे नीचे कितना फोर्स होता है mg, तो मुझे ऊपर कितना लगाना होता है mg। अच्छा मैं यहाँ तक h हाइट तक ले भी गया तो क्या mg में कोई फर्क आता है? मेरे को फोर्स कॉन्टिन्यूसली कितना लगाना पड़ता है mg। लेकिन आप मुझे बताओ जब मैं इसको खींच रहा हूँ, इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं यहां पर कितना फोर्स लगाता हूं, बोलो mg, और कॉन्स्टेंटली मुझे बस mg ही फोर्स लगाना है, और ये मैं इसको खींच के लेके जा सकता हूं, मुझे फोर्स ना बढ़ाना है ना घटाना है। लेकिन मुझे तुम ये बताओ जब मैं इस ब्लॉक को यहां से खींचूंगा, शुरू में मैंने कुछ फोर्स लगाया, ढंग से सुनना, और मैं इसको खींचे जा रहा हूं, आप मुझे बताओ कि थ्रू आउट मेरे को जो मैंने मोशन करा, क्या मुझे एक जैसा फोर्स लगाना है या धीरे धीरे मुझे फोर्स को बढ़ाना भी पड़ेगा? क्या आपको नहीं लगता कि शुरू में मेरे को कम फोर्स लगाना पड़ेगा, थोड़ी देर बाद जब वो खिंच गया होगा तो अंदर भी एक फोर्स लगने लग गया होगा, तो मुझे नेक्स्ट टाइम थोड़ा और फोर्स लगाना पड़ेगा, थर्ड टाइम मुझे थोड़ा सा मतलब और थोड़ी डिस्प्लेसमेंट करनी है, और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जितना मैं ज्यादा उसको खींचता जाऊंगा, मुझे अगली डीएक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए, अगली डीएक्स का मतलब थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट, उससे अगली डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे फोर्स और बढ़ा के लगाना पड़ेगा। एग्री करते हो कि नहीं करते? शुरुआत में उसके अंदर कोई रिस्टोरिंग फोर्स है ही नहीं, शुरू में आराम से खींच गया। आप किसी स्प्रिंग को खींच के देख लीजिए, शुरू में आपको कम फोर्स लगाना पड़ रहा है, धीरे धीरे खींचने के लिए फोर्स बढ़ाना पड़ रहा है। जितना मैं उसको आगे की तरफ लेके जाए जा रहा हूं, आपको पता है उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी बनती जा रही है, और अब उसको खींचना और ज्यादा बोलो क्या हो जा रहा है, मुश्किल हो जा रहा है। तो तुम मुझे बताओ इस दौरान जो मैंने काम किया और जो मैंने फोर्स लगाया हर डीएक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए, हर थोड़ी थोड़ी डिस्प्लेसमेंट के लिए, क्या वो मेरा फोर्स कांस्टेंट है? क्या तो फोर्स मेरा बोलो कैसा है, वेरिएबल है। कैसा है बोलो? क्या मैंने आपको वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स नहीं करवाया? अगर मुझे बताओ ना, अगर मेरा फोर्स ऐसे हो रहा है, ये फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट तो हो रही है लेकिन मेरा फोर्स ऐसे बढ़ता जा रहा है, याद करो, डिस्प्लेसमेंट तो हो रही है लेकिन मेरा फोर्स क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो मैंने काम कितना करा है मैं कैसे निकालूंगा? सुनाई नहीं दे रहा। अरे वो बोतल हन्नी आया है, हाँ बोतल घर पे है, चलो मंगाता हूँ 5 बजे। मैंने ये कहा, ध्यान देना है आप लोगों को, मैंने ये कहा, ध्यान देना है कि जो एरिया निकालेंगे, कुछ बच्चों ने बड़ा अच्छा कहा कि सर यहां पर तो फोर्स ना कुछ ऐसे बढ़ रहा है कि सर आपको धीरे धीरे फोर्स ना ज्यादा करना पड़ रहा है। क्यों ज्यादा करना पड़ रहा है? क्योंकि आपको पता है कि जब मैं इसको खींचे जा रहा हूं तो अंदर भी स्प्रिंग में एक रिस्टोरिंग फोर्स बन रहा है, और मुझे हर बार अगली बार उसको खींचने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। एग्री करते हो कि नहीं करते? याद करो हमने इसको कैसे कैलकुलेट करा था, मैंने कहा था बच्चों हर छोटी सी डीएक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए कुछ फोर्स सेम होगा, कुछ फोर्स बोलो क्या होगा, सेम। ये फोर्स यहां पर जैसे कि इस समय एफ होगा तो ये एफ डीएक्स, फिर अगली डीएक्स के लिए फोर्स कुछ और बदल गया होगा, याद है? अगली डीएक्स के लिए कुछ फोर्स और बढ़ के आया होगा, तो सारे एफ डीएक्स को जोड़ना था, सारे एफ डीएक्स को। अरे नहीं आ रहा याद सर, तो एफ डीएक्स को जोड़ने का मैंने फंडा नहीं बताया, या तो एरिया निकाल दो या सीधा बोला था कि मैंने एफ डीएक्स को बोलो क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। ये एफ डीएक्स इंटीग्रेट करने का मतलब होता है कि मैं बार बार ये जो एफ डीएक्स लग रहा है, ये क्या है एफ डीएक्स? अरे सर पूरी थ्रू आउट जो मैंने डिस्प्लेसमेंट करी उसमें एक जैसा फोर्स नहीं है। पिछला जो मैंने तुम लोगों को कराया था, सुनते रहना पूरी शब्दों को जो मैं बोलने जा रहा हूं। यहां पर देखो जरा, जो मैंने ये वाला केस आपको करवाया था इसमें थ्रू आउट फोर्स एक ही था, वो था mg। बट क्या यहां पर आप थ्रू आउट एक फोर्स की वैल्यू ले सकते हो? आपको पता है फोर्स तो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, तो लेकिन हाँ इतना जरूर बोल सकते हो कि हर छोटी सी डीएक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए, हर छोटी सी डीएक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए कुछ फोर्स तो एक जैसा रहा होगा, फिर अगली डीएक्स के लिए बदल गया होगा, फिर अगली डीएक्स के लिए बदल गया होगा, फिर अगली डीएक्स के लिए बदल गया होगा। तो इसका मतलब मुझे हर बार जो काम करना पड़ रहा है, स्मॉल स्मॉल वर्क डन, वो हर बार एक जैसा, हर बार मुझे थोड़ा सा वर्क डन बढ़ा के करना पड़ रहा है। बोलो एग्री करते हो कि नहीं करते? इसका मतलब मुझे क्या करना चाहिए, टोटल वर्क डन निकालने के लिए एफ डीएक्स को इंटीग्रेट करना चाहिए। एफ डीएक्स को, व्हाट इज दिस एफ डीएक्स गाइस? एफ डीएक्स का मतलब होता है सर फॉर एवरी डीएक्स डिस्प्लेसमेंट, फॉर एवरी स्मॉल डीएक्स डिस्प्लेसमेंट वी अप्लाइड सम फोर्स, सम कांस्टेंट फोर्स एफ। हाँ थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट के लिए तुम बोल सकते हो कि हाँ उतना फोर्स लगा होगा, जैसे कि इस थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट के लिए, इधर भाई जतिन, इस थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट के लिए मान लेता हूँ 40 लगा होगा, अगली थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट डीएक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए बोलो 45 लगा होगा, अगली थोड़ी सी डीएक्स के लिए 50 लगा होगा, तो बोल सकता हूं मैं ऐसा। नहीं आ रही बात समझ में? तो मेरा बस ये कहना है कि हर छोटी डीएक्स डिस्प्लेसमेंट में कुछ एफ फोर्स लगा होगा, बस उस एफ डीएक्स बार बार करते करते उन सबको बोलो क्या करना है, इंटीग्रेट। तो मेरा बोलो क्या आ जाएगा, टोटल वर्क डन आ जाएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं? नहीं आ रही बात समझ में? तो यहां पर वो पहले लिखता भी है कि स्मॉल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ ब्लॉक बाय डीएक्स डिस्प्लेसमेंट। समझो मेरी बात को, किसी भी वक्त पे हमने जो थोड़ी सी डीएक्स डिस्प्लेसमेंट करी है उसके लिए मुझे स्मॉल वर्क डन कितना करना पड़ेगा, तो जरा बताइए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। स्मॉल क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हर थोड़ी सी डीएक्स डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा ही वर्क डन करना पड़ेगा। तो वो कैसे निकलेगा बोलो? सर उस समय की डिस्प्लेसमेंट और उस समय का लगा हुआ फोर्स। अरे नहीं आ रहा यार समझ।
टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा? टोटल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ ब्लॉक फ्रॉम x0, इसको मैं बोलता हूं बच्चों पोजीशन नंबर x0, जहां पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, और इस वाले को बोलता हूं पोजीशन x इक्वल टू x। करें x इक्वल टू x का मतलब क्या है? अरे x इक्वल टू प्लस x का मतलब ये हो गया कि यहां पर मैं उस डिस्प्लेसमेंट को 0 मान रहा हूं, यहां पर उस डिस्प्लेसमेंट को कितना मान रहा हूं? बोलो x मान रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरी बात सुनो बच्चों, इन डिस्प्लेसिंग अ ब्लॉक फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू प्लस x, मतलब कि पोजीशन को मैंने 0 से बोलो कितना कर दिया? x कर दिया। 0 से x भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा? कौन बचा देगा? तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा जितने भी ये fdx 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 आ रहे होंगे, इन fdx को जोड़ना है। बोलो कहां से कहां तक? 0 से लेकर x तक। सही लिखा है बिल्कुल, कोई दिक्कत है? जिन्होंने इंटीग्रेशन नहीं भी करा हुआ ना, वो भी थोड़ा सोच सकते हैं सर इंटीग्रेशन का मतलब होता है कुछ चीजें जोड़ना। जब भी चीजें वेरिएबल होती है ना, तो मुझे इंटीग्रेशन इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब चीजें बार बार बदल रही हैं, तो मुझे हर थोड़ी थोड़ी चीजों को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, बिकॉज वो एक जैसी नहीं है थ्रू आउट द मोशन। तो मुझे हर थोड़ी थोड़ी dx डिस्प्लेसमेंट के लिए जो fdx रहा है उसको बार बार समअप करना पड़ेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और इंटीग्रेशन यही काम करता है भाई। तो मुझे तुम ये बताओ वैसे मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ा होगा जब वो कहीं पर भी होगा? तो मैं कहूंगा कि जो फोर्स लगाना पड़ता है, आप मुझे बताएंगे स्प्रिंग कितना फोर्स लगाती है अंदर की तरफ? -kx। तो मुझे अप्लाइड फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? बोलो, इसको छोड़ दो सीधा। आप लोग बस मुझे ये बताओ स्प्रिंग अंदर की तरफ कितना रीस्टोरिंग फोर्स लगाती है? अगर ये मेरा जो ब्लॉक है बच्चों, इधर ये ब्लॉक कहीं पर भी है बीच में, मुझे बताओ स्प्रिंग अंदर कितने से खींच रही होगी? -kx से। तो मुझे उसको खींचने -kx का मतलब सिर्फ डायरेक्शन है। आप बताओ अंदर कितना फोर्स लग रहा हो? kx। तो मुझे उसको बाहर को किसी भी पॉइंट पे स्ट्रेच करना है, तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? kx। कितना लगाना पड़ेगा बोलो? तो मैंने कहा जो मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा वो कितना लगाना पड़ेगा? kx और dx, और ये आ जाएगा 0 से लेकर x तक इंटीग्रेट। जिन बच्चों को थोड़ा और अच्छे से समझना है ना, वो एक बात समझो, क्या ये हर बार आपका kx एक जैसा होगा या अलग अलग हो जाएगा? बहुत अच्छे, अब सही समझ रहे हैं आप लोग। क्योंकि सर जितना मैं x बढ़ता जाएगा, हर बार जो मुझे kx लगाना पड़ेगा वो क्या होगा? अलग। क्योंकि जितना मैं आगे जाता रहूंगा, अंदर का रीस्टोरिंग फोर्स बढ़ता रहेगा और मुझे हर बार एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको चलाने के लिए। बोला है कि नहीं? तो ये kx dx जो बार बार आएगा, इसको जोड़ देना है 0 से लेकर बोलो कहां तक? x तक। अब मुझे बताओ कांस्टेंट चीजें बोलो क्या होती है बच्चों? बाहर आ जाती है, इंटीग्रेशन से बाहर आ गई। बताओ क्या बच्चा सब बच्चे? 0 से लेकर x तक x dx। जिन बच्चों ने इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत भी पढ़ लिया है ना, तो वो जानते हैं कि एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला मैंने आप लोगों को करवाया होगा। x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है ना बच्चों, वो होता है x की पावर n+1 अपॉन में बोलो क्या? n+1। तो तुम मुझे बताओ, ये तो x की पावर 1 है, तो बताओ कितना आएगा? x की पावर 1+1 अपॉन में, और मेरी अपर लिमिट है x, लोअर लिमिट है 0। चलो बोलो फटाफट से। वर्क डन आ गया k, यहां आ गया x² बाई में 2, अपर लिमिट x, लोअर लिमिट 0। चलो फटाफट से बोलो कितना आएगा? एक बार x की जगह पे x रखेंगे, एक बार x की जगह पे 0 रखेंगे, पता है नहीं वाली बात? तो कितना आएगा? अब ये देखो सारा भाई, अब ये वाला वो मुद्दा है, ये वाला वो मुद्दा है जो मैंने तुम्हें बोला था कि रटना पड़ जाएगा जिन बच्चों ने कैलकुलस बिल्कुल नहीं पढ़ा। सो वर्क डन कितना आ गया? बोलो हाफ kx²। तो अब सब बच्चे याद कर लीजिए कि अगर मैंने किसी ब्लॉक को x दूरी से खींचा है, कितनी दूरी से बोलो, और उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है, तो मुझे उसको कितना काम करके देना पड़ा होगा? मुझे कितना काम करना पड़ा होगा खींचने तक? बोलो कितना? हाफ kx²। हाफ, समझ नहीं आ रहा सर, कुछ क्लियर हुआ है ना? तो हाफ kx²। तो मुझे जितना मैंने काम करा होगा वो उसमें किसकी फॉर्म में स्टोर हो गया होगा? जो भी मैंने काम करा होगा वो किसकी फॉर्म में स्टोर हो गया होगा? पोटेंशियल एनर्जी। सो बोलूंगा दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द स्प्रिंग in the form of potential energy। तो मुझे बताओ इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? बोलो फाइनल आंसर। बस हाफ kx²। दिस इज इक्वल टू वर्क डन कुछ पल्ले नहीं बढ़ाना, पक्का बताओ, डाउट है कुछ? बहुत सिंप्लीफाइड है। बस फर्क क्या है, पिछले वाला जो पोटेंशियल एनर्जी का mgh निकाला था और ये वाला, उसमें एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा था, इसलिए वर्क डन निकालना बड़ा आसान था। समझिए यहां ना फिजिक्स थोड़ी समझने वाली भी बनती है। यहां से धीरे धीरे आपको कैलकुलस इस्तेमाल होने लगेगा फिजिक्स के अंदर, तो आप लोगों को पता भी लगता है यहां पर सिर्फ कांस्टेंट फोर्स था mg, तो मैंने mg ले लिया सर। समझिए मेरी बात को, एक ही जैसा फोर्स था mg, तो mg इंटू में है डिस्प्लेसमेंट h। बट यहां जो फोर्स है वो कैसा है? बोलो सर कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा सर।
चेंज हो रहा है तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्लियर होता है कि नहीं होता? तो मुझे यहां पर मैंने इंटीग्रेशन कैसे करा, मैंने बोला कि जो मुझे कितना करना पड़ेगा, मुझे एफ डी एक्स जोड़ने पड़ेंगे हर छोटी छोटी डिस्प्लेसमेंट के लिए। जो एफ डी एक्स लग रहा है ना, एफ डी एक्स का मतलब क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो वर्क डन होता है। तो स्मॉल वर्क डन को मुझे क्या करना पड़ेगा, इन एफ डी एक्स वाले स्मॉल वर्क डन को मुझे क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, जीरो से लेकर बोलो कहां तक, एक्स तक। एफ का मतलब कितना बोलो, के एक्स। हर बार ये के एक्स अलग होगा क्योंकि जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे एक्स की वैल्यू बदलती जाएगी और हर बार ये के एक्स आपको अलग लगाना पड़ेगा। तो इस के एक्स डी एक्स को बार बार जोड़ना है और के बाहर आ जाएगा, एक्स के पावर 1 का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। अपर लिमिट रखेंगे एक्स, लोअर लिमिट रखेंगे 0 और बात बन जाएगी। बच्चों जिन बच्चों को थोड़ा सा लगे ना कि सर मेरे को कैलकुलस वाला पार्ट आता नहीं है, मैं उनके लिए बता देता हूँ यार, ड्राइव ना 3 से 4 स्टेप का। अगर आपने मतलब कैलकुलस नहीं करा तो कोई दिक्कत नहीं, ड्राइव फिलहाल याद कर लेना। मेन बात क्या याद करोगे वो मैं आपको बताता हूं। आज की क्लास को अच्छे से समझने के लिए आपको 2 बातें क्लियर होनी चाहिए। वो 2 बातें अगर क्लियर हैं तो समझ लीजिए कि ओवरऑल आप फंसने वाले नहीं है एग्जाम के अंदर, क्योंकि ड्राइव जब आएगा ना बच्चे करके चले जाते हैं कैसे ना कैसे करके। प्रॉब्लम फंसती है जहां पर न्यूमेरिकल आएगा या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा। तो न्यूमेरिकल या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के लिए तुम्हें क्या पता होना चाहिए वो सुनो बस। अगर तुम्हें ये वाली 2 बातें पता है जो मैं बताने वाला हूं तो काम बन जाएगा भाई। तो बात ये है कि अगर मेरे पास एक स्प्रिंग से अटैच एक ब्लॉक है और मैंने इस ब्लॉक को कुछ एक्स दूरी से स्ट्रेच कर दिया है, तो बस आप लोगों को एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि अगर सर ये कह रहे हैं कि उन्होंने इसको एक्स दूरी से स्ट्रेच कर दिया है और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट बोलो कितना है, बोलो इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट बोलो कितना है, बोलो के। और आपको इस के का एग्जैक्ट मतलब पता है कि अगर किसी ने बोला कि इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के जो है वो 70 है, तो आप जानते हैं कि उस 70 का मतलब 70 नहीं है, 70 न्यूटन पर मीटर है। आप जानते हैं कि वो कहना ये चाह रहा है कि अगर मैं 1 यूनिट डिस्प्लेस करूंगा इस स्प्रिंग को तो ये अपने अंदर 70 न्यूटन की एक रीस्टोरिंग फोर्स पैदा करती है। 5 यूनिट करूंगा तो 70 × 5 हो जाएगा सर। क्लियर है कि नहीं? तो आपको बस ये पता हो कि अगर मैंने किसी भी ब्लॉक को जो स्प्रिंग से अटैच है उसको मैंने एक्स दूरी से आगे डिस्प्लेस करा तो उसके अंदर बोलो क्या पैदा हो जाएगा, एक रीस्टोरिंग फोर्स पैदा हो जाएगा। पहली चीज जो तुम्हें पता होनी चाहिए, पहली चीज मैंने किसी भी स्प्रिंग को x यूनिट से खींचा तो उसके अंदर बोलो क्या पैदा हो जाएगा, एक रीस्टोरिंग फोर्स, जिसका फॉर्मूला बोलो क्या होगा, kx। मैग्नीट्यूड वाइज बोलो क्या होगा, kx। k इंटू एक्स कर दूंगा सर, और लॉजिकली मुझे पता है मैं k इंटू एक्स क्यों कर रहा हूं, क्योंकि k का मतलब मुझे पता है सर क्या होता है। तो x से मल्टीप्लाई करके नेट फोर्स पता लग जाएगा। माइनस साइन बस इसलिए लगाया था कि वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और यहाँ fs तो मतलब फोर्स होता है, स्प्रिंग बोल देता है, लिखना है लिखो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन kx का मतलब समझ में आया कि नहीं आया, कि अगर मैंने इसको x यूनिट से खींचा तो इसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स पैदा हुआ, वो समझ में आ गया सर मुझे। दूसरी बात, इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, तो बताओ वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हाफ kx। ये बात समझ में आनी चाहिए। मतलब वो जो स्टोर्ड एनर्जी होगी वो कब कब ज्यादा होगी, जितना ज्यादा खींचूंगा उतनी ज्यादा एनर्जी स्टोर्ड होगी, और जितनी ज्यादा स्टिफर या हार्ड स्प्रिंग होगी उतनी ज्यादा उसमें बोलो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आया समझ में? अब बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन मैं देता हूँ। जनरली ऐसा क्वेश्चन तो जनरली एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में आना तो कुछ और है, लेकिन बिल्कुल सिंपल सा समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए समय नहीं है हमारे पास, वो क्वेश्चन दे सकता हूँ। लेकिन टॉपिक समझ में आया आप लोगों को? तो जल्दी से मुझे एक क्वेश्चन करके दिखा दो फटाफट से। जल्दी कर दो यार, इसमें समय मत यार। सिंपल ना, इसको खींच के कहां कर दिया, इसको खींच के कहां कर दिया, 5 मीटर आगे। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, 40। तो इसमें कितना रीस्टोरिंग बनेगा,
सही है, 200 न्यूटन की रीस्टोरिंग एंड हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी, पच्चीस इंटू 20 500 आ जाएगा। ठीक है, एक बढ़िया सा क्वेश्चन दूं आप लोगों को घर के लिए। ठीक है, घर के लिए दे तो जो मेरे को कराना था वो घर के लिए दे देता हूं, होमवर्क ही दे रहा हूं घर के लिए, मतलब होमवर्क ही है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को, टॉपिक समझ में आ गया, दिक्कत तो नहीं है कुछ भी इसमें। चलो बस भाई, बताता हूं। हाँ भाई क्लास, सब सच्चे क्वेश्चन सुन लीजिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन, ये आप लोगों के एग्जाम में कई बार देखने को मिलेगा और ये कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पहले आया हुआ है। अब सुन लो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। कहते हैं दो स्प्रिंग है लेकिन दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है, मतलब एक सॉफ्ट है और एक बोलो क्या है हार्ड है, और कहीं ना कहीं मैंने K1 K2 से बड़ा बताया, तो कौन सी वाली हार्ड है कौन सी वाली सॉफ्ट है? पहले वाली हार्ड है, बाद वाली सॉफ्ट है। कह रहे उनको ऐसे स्ट्रेच किया गया कि दोनों में रीस्टोरिंग फोर्स एक जैसा बने, दोनों में रीस्टोरिंग फोर्स। अच्छा आप बताओ ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी हार्ड वाली स्प्रिंग और सॉफ्ट वाली स्प्रिंग में एक जैसा रीस्टोरिंग बन जाए? बहुत बढ़िया, जिनको समझ में आ गया वो समझ गया। हार्ड वाली को कम खींचा होगा, सॉफ्ट वाली को ज्यादा, मतलब एक का K ज्यादा है X कम कर दिया, और एक का K कम है X ज्यादा कर दिया, लेकिन दोनों का KX सेम है। हाँ भाई दोनों का KX सेम है, रीस्टोरिंग दोनों में सेम है। कह रहा है अगर दोनों की रीस्टोरिंग सेम है तो which one of the following is correct about their potential energy? जब आपने उनको खींचा होगा तो आपको पता है एक को कम खींचा एक को ज्यादा खींचा, वो कहना चाह रहा है कि बताइए उनकी पोटेंशियल एनर्जीज के बारे में आप क्या कहेंगे, कि पहले वाली में पोटेंशियल दूसरे से ज्यादा होगी या दोनों में पोटेंशियल भी बराबर होगी अगर रीस्टोरिंग बराबर है? क्वेश्चन समझ में आ गया? दोनों में अगर रीस्टोरिंग फोर्स बराबर है तो क्या पोटेंशियल एनर्जी भी बराबर होगी, या पहले वाले की पोटेंशियल एनर्जी दूसरे से कम होगी, या पहले की ज्यादा होगी, या इनमें से कोई भी आंसर नहीं होगा। सवाल समझ में आ गया? सवाल नहीं आ रहा समझ में? एक क्लास बस हिंट इतना सा है कि पहले वाले की और दूसरे वाले की रीस्टोरिंग बराबर रखना, यानी K1 X1 किसके बराबर रखना? जैसा मैंने उधर कहा था दोनों की मोमेंटम सेम है, किसकी काइनेटिक ज्यादा? दोनों की काइनेटिक सेम है, किसकी मोमेंटम ज्यादा? मैंने बोला सबको करने का एक ही तरीका है, जिनकी सेम है उनको बराबर रख दो, और जिनकी पता लगानी है किसकी ज्यादा किसकी कम, उनका रेशियो निकालो उनका। तो U1/V2 निकालना, हाफ K1 X1 स्क्वायर हाफ K2 X2 स्क्वायर, उससे सॉल्व करना। अगर U1/U2 1 आ जाए तो बराबर है दोनों, क्योंकि U1 U2 के बराबर आ जाएगा। अगर U1/U2 1 से बड़ा आ जाए, कैसे पता लगेगा वो आप लोग रेशियो में सोचना, जैसे मैंने वो क्वेश्चन कराए थे।
होमवर्क है सारा नहीं बता सकता, लेकिन तुम मुझे बस ये बताओ, चलो इसको लिखा रहने देते, तुम मुझे बस ये बताओ, फिर वही बात है यार, कि आप लोगों को ये टॉपिक में जो कंटेंट करा है वो क्लियर है। कुल मिला के बात सिर्फ इतनी सी है कि टॉपिक वॉपिक छोड़ो, आप लोगों को बस ये जो मैंने लास्ट में बोला ना ये समझ में आना चाहिए कि आज की क्लास के एंड तक आपको इस 50 मिनट में एक बात जरूर समझ में आ जानी चाहिए कि जब भी हम किसी स्प्रिंग को खींचते हैं, अच्छा सेम अप्लाइड टू द कंप्रेशन गाइज, ऐसा ना हो कि तुम्हें खींचने का समझ में आया, अगर मैं x यूनिट से इसको कंप्रेस कर दूंगा, वंश x यूनिट से मैं इसको कंप्रेस कर दूंगा तो भी इसमें रीस्टोरिंग बनेगी कितनी, बोलो kx की, बस बाहर की तरफ बनेगी, तब भी इसमें पोटेंशियल एनर्जी बनेगी, बोलो कितने की, हाफ kx स्क्वायर की। तो ध्यान रखना कि आपको बस ये समझ में आ गया हो समर कि जब मैं इसको x यूनिट से खींचूंगा तो इसमें जो रीस्टोरिंग फोर्स पैदा होगा वो होगा kx, कितना बोलो, since k determine the restoring force developed in the spring for 1 unit displacement, so for the x unit displacement it will be kx. एंड सेकंड थिंग कि जब उसको मैंने x यूनिट से खींचा तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर्ड हो चुकी है, वो एनर्जी कितनी है बोलो, हाफ kx उसके, वो स्प्रिंग के कांस्टेंट पे डिपेंड करती है कि स्प्रिंग हार्ड है या सॉफ्ट है, और ये कितना मैंने उसको एक्सटेंड किया उस पर डिपेंड करती है, और ये k और x पे डिपेंड करनी चाहिए, दोनों चीजें लॉजिकली भी समझ में आता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया, एक बढ़िया क्वेश्चन आपको घर से करने को दिया है, देखते हैं कितने बच्चे उसको कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया सारा कुछ, अब चले जाओ।